3 दशक की लंबी राजनीति और 7 बार लगातार जीत। इसमें भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद भी है, भारतीय जनता पार्टी का विश्वास भी है, जनता का प्रेम और आशीर्वाद है। इस बार चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल की क्या भूमिका होने वाली है? तो पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और पार्टी ने जब भी जो जिम्मेदारी दी है उसको मैंने ईमानदारी से निभाने की कोशिश की है और आगे भी पार्टी जो भूमिका देगी उसको मैं ईमानदारी से निभाऊंगा। इस बार राजनीति के मैदान में आम आदमी पार्टी भी साथ में है, तो आम आदमी पार्टी को कितना बड़ा चुनौती मानती है बीजेपी? अच्छा है, जितने ज़्यादा लोग लड़ेंगे उनको सबको अपनी हैसियत पता चलेगी कि जनता किसको चाहती है और किसको नहीं चाहती है। इस बार बीजेपी 2023 के चुनाव में ऐसे कौन से 5 मुद्दे होंगे जिसको लेकर विधानसभा चुनाव में जाएगी? बीजेपी का यह प्रयास था कि अटल बिहारी वाजपेयी के जो सपने हैं उसको हमने 15 साल में साकार करने की कोशिश की। आने वाले समय में उन अधूरे कामों को और पूरा करेंगे और छत्तीसगढ़ को पूरे देश में एक विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ाएंगे। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं होता है, यह एक चुनाव होता है प्रतिनिधि का, जो प्रतिनिधित्व करते हैं उन हजारों लाखों लोगों के सपनों का, विश्वास का और उम्मीदों का। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर और आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं छत्तीसगढ़ भाजपा के कौटिल्य कहे जाने वाले बृजमोहन अग्रवाल जी। विधायक जी नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका राजनीतिक जीवन छात्र जीवन से शुरू हुआ है और लंबे 4 दशकों से लेकर अभी तक आप राजनीति के क्षेत्र में हैं। यह आपका अनुभव कैसा रहा अब तक का, हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा संक्षेप में बताएंगे? देखिए, मैं स्कूल में जब पढ़ता था तब एक शिक्षक ने ट्यूशन के कारण कुछ बच्चों को फेल कर दिया था और उस समय हमने उस शिक्षक के खिलाफ में पहली बार हड़ताल की थी और वहीं से सार्वजनिक जीवन में काम करना शुरू हुआ। फिर जब कॉलेज में आए तो विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए और कॉलेज में उस समय दादागिरी होती थी, गुंडागिरी होती थी, कुछ विशेष लोगों का वर्चस्व होता था और उनके खिलाफ में हमने लड़ाई शुरू की और छात्रों की समस्याओं को लेकर हमने लगातार लड़ाई लड़ी। तो एक समय ऐसा आया कि फिर बीजेपी के नेताओं ने हमको बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा और विद्यार्थी परिषद से हम फिर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी की जो यूथ विंग युवा मोर्चा होता है उसमें प्रदेश मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री का दायित्व मिला और फिर 89 में पहली बार टिकट मिली और 90 में पहली बार विधायक बने। 3 बार उस समय मध्य प्रदेश होता था, छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, तो 3 बार मध्य प्रदेश में विधायक बने, फिर 4 बार छत्तीसगढ़ में विधायक बने। मध्य प्रदेश में पहली बार ही जब सुंदरलाल पटवा जी की सरकार बनी 90 में, तब सबसे कम उम्र के मंत्री बनने का, राज्य मंत्री बनने का अवसर मिला और उस समय जो यहाँ की जनता की सेवा की और यहाँ पर विकास के काम किए, उससे एक पहचान बनी और वो पहचान लगातार आगे बढ़ती रही। फिर विपक्ष में रहे 2 बार, फिर चौथी बार फिर यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी तो उसमें 3 बार मंत्री रहने का अवसर मिला और यही अनुभव है कि अगर आप जनता की सेवा करोगे, आप ठीक तरीके से लोगों के साथ में व्यवहार करोगे, आप संबंध निभाओगे और लोगों के साथ में आत्मीय संबंध रखोगे तो निश्चित रूप से जनता हमेशा आपको प्यार करेगी, आपको आशीर्वाद देगी, आपको आगे बढ़ाएगी। और यही जनता की, कार्यकर्ताओं की, परिवार की, मित्र यारों की, सबके सहयोग से और लगातार ये कोशिश होती है कि जनता का जो विश्वास है वो कभी टूटने नहीं पाए और उसी दम पर राजनीति कर रहे हैं। राजनीति के खट्टे मीठे अनुभव हमेशा होते रहते हैं, पर उनसे बिना परेशान हुए अगर आप अनवरत काम करते रहेंगे तो जनता आपको प्यार करती रहेगी। छत्तीसगढ़ में 15 सालों में पहली बार भाजपा विपक्ष में बैठी है, तो विपक्ष में बैठने का अनुभव कैसा रहा आपका? नहीं, विपक्ष में हम पहली बार नहीं बैठे हैं। पहली बार विधायक बने तो मध्य प्रदेश में मंत्री बन गए थे, उसके बाद फिर हम विपक्ष में आए। विपक्ष में 2 बार दिग्विजय सिंह जी की सरकार में रहे, 3 बार छत्तीसगढ़ में जोगी जी की सरकार में रहे, तो हमको विपक्ष का अनुभव
उस ज़माने में तो विपक्ष का जो लड़ाई होती थी वो बहुत तेज होती थी। उस समय ये टीवी नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, उस समय तो लड़ाई सड़कों की ही होती थी। और अभी जब विपक्ष में आए हैं तो अब की राजनीति और उस समय के विपक्ष की राजनीति दोनों में बहुत बड़ा अंतर आया है। क्योंकि उस समय पर विपक्ष को दुश्मन नहीं मानते थे, परंतु आजकल विपक्ष को दुश्मन मानते हैं। राजनीति में जो लोग भी काम करते हैं सबका एक उद्देश्य होता है, जनता की सेवा करना, लोगों के दुख दर्द में शामिल होना। परंतु आजकल ये उद्देश्य नहीं हो गया है। आजकल तो मुझे लगता है कि जो जनप्रतिनिधि बनता है वो सोचता है कि पहले मैं अपने घर को मजबूत करूं, मैं पैसा कमाऊं, जनता जाए भाड़ में। तो ये जो लोगों का सोच हो गया है, ये राजनीति, पहले की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत बड़ा अंतर है। 3 दशक की लंबी राजनीति और 7 बार लगातार जीत, इसके पीछे कारण क्या रहा? आपको क्या लगता है? नाम था, छवि था, या भाजपा की टिकट की दावेदारी, क्या था? इसमें भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद भी है, भारतीय जनता पार्टी का विश्वास भी है, जनता का प्रेम और आशीर्वाद है, परिवार के लोगों का सहयोग है, मित्रों का, दोस्तों का, चाहने वालों का, उनका जो लगाव है, और साथ में कि कभी पद को अपने ऊपर नहीं आने दिया, पद हमेशा नीचे रहा। और वही कारण है कि पद कभी सर पे चढ़ के नहीं बोला। इसके कारण जनता ने लगातार ये माना कि अगर हम इनको जिताते हैं तो ये हमारे साथ में हमेशा बने रहेंगे। और मैंने भी वही कोशिश की है कि मैं पद के लिए काम ना करूं, मैं जिस जनता ने, जिन लोगों के प्रेम से, जिनकी ताकत से मैं बना हूं, उनके साथ में हमेशा संबंध बनाए रखूं। और ये कोशिश में मैं हमेशा रहता हूं। लगातार 15 साल राज करने के बाद 2018 के चुनाव में जो कांग्रेस की जीत हुई है, एकदम बेहतरीन तरीके से जीत हुई है, इसके पीछे कारण क्या रहा? और बीजेपी के ऐसे कहाँ पे चूक हो गई समझने में, इसके बारे में क्या बोलेंगे? कोई चूक नहीं है। जब हम हमेशा मीठा खाते हैं तो कभी कभी खारा खाने की भी इच्छा होती है। जब रोज़ घर का खाना खाते हैं तो कभी कभी होटल का खाना खाने की भी इच्छा होती है। तो लोगों को लगा कि अब बीजेपी को 15 साल हो गया है और 15 साल होने के कारण अब हमको एक बार बदल के देखना चाहिए। तो लोगों ने बदल के देखा, परंतु लोगों का जो सपना है वो टूट गया। लोगों को लगा कि इससे अच्छी तो बीजेपी की सरकार थी। लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। और इसलिए मुझे लगता है कि 2023 के चुनाव में फिर से लोग भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे। 15 साल में जो काम हुए हैं उन कामों के दम पर, 9 साल के मोदी जी ने जो काम किए उसके दम पर, और 5 साल में भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ को जितना बदनाम किया है, जितना भ्रष्टाचार किया है, जितनी अनारकी की है, जितना माफिया राज पैदा किया है, यहाँ के नौजवानों को महादेव ऐप सट्टा जैसे में डुबोने की कोशिश की है। यहाँ पर नौजवान जो हैं आजकल शराब, मार्फिन, कोकीन, यहाँ तक कि जो इंजेक्शन से नशा होता है वो भी कांग्रेस के राज में बिक रहा है और उससे छत्तीसगढ़ की नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है। तो उससे सभी माता पिता परेशान हैं और उन्होंने ये तय किया है कि छत्तीसगढ़ में अभी 2 दिन पहले ही रायपुर के जयस्तंभ चौक के पास में जो मल्टी स्टोरी पार्किंग है, वहाँ पर एडिशनल एसपी का ऑफिस है, वहाँ एक 6 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार हो गया। मंदिर असौद में रक्षाबंधन के दिन 2 बहनों के साथ में बलात्कार हो गया। शिक्षक दिवस के दिन जसपुर में एक शिक्षिका के साथ में बलात्कार हो गया। थोड़े दिन पहले 6 साल की बच्ची के साथ में बस्तर में पोटा कैबिन में बलात्कार हो गया। ये तो मैं कुछ घटनाएं कह रहा हूँ। और रायपुर में जिस प्रकार से चाकूबाजी हो रही है, रायपुर में जिस प्रकार से गुंडागिर्दी हो रही है, ये सिर्फ रायपुर में नहीं, अगर राजधानी का ये हाल है तो बाकी छत्तीसगढ़ की क्या हालत होगी। और इसके कारण अब लोगों ने ये तय कर लिया है कि हम आने वाले समय पर फिर से भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे। आप लगातार 4 दशकों से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। पार्टी के अंदर आपकी कद बहुत बेहतर है, लोग आपको मानते भी, सुनते भी हैं। इस बार चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल की क्या भूमिका होने वाली है? जो भूमिका हमेशा रहती है, भारतीय जनता पार्टी जो भी भूमिका देती है उस भूमिका को बखूबी से निभाते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। 7 बार मुझे विधायक बनाया, 4 बार मुझे मंत्री बनाया, युवा मोर्चे का अध्यक्ष बनाया, पार्टी के विभिन्न समितियों में, पार्टी के कोर ग्रुप में, पार्टी की इलेक्शन कमेटी में, सब में मुझे मेंबर बनाया।
तो पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और पार्टी ने जब भी जो जिम्मेदारी दी है उसको मैंने ईमानदारी से निभाने की कोशिश की है और आगे भी पार्टी जो भूमिका देगी उसको मैं ईमानदारी से निभाऊंगा। कांग्रेस का कहना है कि 15 साल में छत्तीसगढ़ को सिर्फ डुबोया गया है, उसको जो इसका गरिमा था उसको मिटाने का काम किया गया है, और जो 5 साल का है 4.5 वर्षों का भूपेश सरकार का कार्यकाल वो स्वर्णिम युग कह रहे हैं उन लोग। इस पर क्या बोलेंगे? कांग्रेस के कहने से क्या होगा, जनता के कहने से होगा। जनता जानती है कि गांव-गांव में सड़क बनी, पानी आया, बिजली आया। छत्तीसगढ़ में कभी जो छत्तीसगढ़ में जो विकास हुआ वो भूतो न भविष्यति। छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर बदली। छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे तेजी से विकसित होने वाला राज्य बना। रायपुर सबसे विकसित होने वाला शहर बना। आज इतने पुल पुलिये बने, इतने 20,000 स्कूल से 60,000 स्कूलें हो गई। 2 मेडिकल कॉलेज से 12 मेडिकल कॉलेज हो गई। यहाँ पर NIT आया, यहाँ पर IIT आया, यहाँ पर कंप्यूटर का यूनिवर्सिटी आया। यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं बची है जो कि एक विकसित प्रदेश में होनी चाहिए। कांग्रेस ने तो खाली लोगों यहाँ पर भ्रष्टाचार दिया है, कांग्रेस ने खाली यहाँ पर माफिया राज दिया है, कांग्रेस ने यहाँ पर गुंडागिर्दी दी है, कांग्रेस ने यहाँ पर खाली लूट मार का काम किया है। और ये तो ED ने बता दिया है कि 1 साल में 2,000 करोड़ से ज़्यादा शराब का घोटाला, 500 करोड़ का कोयले का घोटाला, रेत का घोटाला, DMF का घोटाला, धान का घोटाला, ये सब तो अब जनता बता रही है। तो कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होता। इन बातों को जनता समझ रही है कि छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़िया की बात करने वाले भूपेश बघेल छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़िया का पैसा लूट कर अपने आकाओं को खुश करने में लगे हैं। सोनिया अम्मा को, राहुल भैया को, प्रियंका दीदी को वहाँ तक पैसा पहुँचाने का काम कर रहे हैं। उनको छत्तीसगढ़ के विकास की कोई चिंता नहीं है। उनको चिंता है तो अपने मुख्यमंत्री पद को बचाए रखने की चिंता है। कांग्रेस सरकार अपनी पीठ यह बोल के थपथपा रही है कि हम लोगों ने किसानों का कर्जा माफ़ किया है, गोधन जो गोठानों में रोजगार बन रहा है, जो वहाँ स्व सहायता समूह को जो फ़ायदा मिल रही है, या फिर जो नरवा घरवा गुरुआ हो गया, इसको लेकर अपना आपको पीठ थपथपा रही है कांग्रेस। इस पर क्या बोलेंगे? उनकी पीठ थपथपाने से क्या होगा? जनता से जाके पूछो ना, 10,000 गोठानों में से कितने गोठानों में जानवर है? गोबर किसका खरीदा गया है? मेरे को तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि छत्तीसगढ़ की गायों का तो गोबर, जानवरों का, गरवा का गोबर नहीं खरीदा गया। क्या कांग्रेसी आजकल गोबर देना शुरू कर दिए हैं क्या? जितने पैसे गए, मैं सभा में जाता हूं, मैं पूछता हूं हाथ उठाइए, गोबर से 10,000 रुपये से ज़्यादा किसको मिला है, किसने कार खरीदी, किसने स्कूटर खरीदा है, तो सब हाथ हिलाते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। तो कांग्रेस की सरकार खाली विज्ञापनों में है, कांग्रेस की सरकार पेपर में है। कांग्रेस की सरकार जो है वो जितना पैसा गोबर में खर्च नहीं किया, उससे ज़्यादा पैसा तो विज्ञापन में खर्च कर दिया। जितने का गौमूत्र नहीं खरीदा, उससे ज़्यादा पैसा विज्ञापन में खर्च कर दिया। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी सब बहा गए हैं। ना नरवा बना है, ना गरवा की रक्षा हो रही है, सड़कों पे गरवा दिखाई देता है। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने खाली पैसा खाने का काम किया है। अब DMF में छत्तीसगढ़ को 3,000 करोड़ से ज़्यादा मिला है। कहाँ गया? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का पैसा। कैंपा मद में 7,000 करोड़ से ज़्यादा मिला है। कहीं दिखाई देता है हमको जंगल? बल्कि जंगल कट रहे हैं। इस पर बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी लगातार आंदोलन कर रही है, बीजेपी लगातार कोर्ट में केस कर रही है और बीजेपी की शिकायतों के आधार पर जांच भी हो रही है और उस जांच में इनके भ्रष्टाचार पकड़े जा रहे हैं। जी, जैसे कि अभी आपने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस काम नहीं कर रही, बस विज्ञापन कर रही है, तो अभी इन जो बीते 4.5 वर्षों में जितने भी विधानसभा उपचुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस का कहीं ना कहीं बोलबाला रहा है। बोलबाला नहीं, जो सत्ता पक्ष होता है वो सत्ता पक्ष अपनी मनमानी कर पैसे के दम पर, दबाव के दम पर, पुलिस के दम पर इस प्रकार के चुनाव जीतता है। परंतु जब आम चुनाव होते हैं, क्योंकि पूरी सरकार एक चुनाव को जीतने में लग जाती है, तो उस समय वो जीत सकते हैं, परंतु आम चुनाव में ये सब नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग का नियंत्रण होता है, उस समय इनका जीतना मुश्किल है। भाजपा ने अपने 21 विधायकों का पहला लिस्ट जारी कर दिया है कैंडिडेट का, तो ये जल्दबाजी है कि अति आत्मविश्वास, क्या है ये? नहीं, बीजेपी की रणनीति है। जिन सीटों को हमने लंबे वोट से हारे हैं वहां पर हमने प्रत्याशी घोषित कर उनको तैयारी का अवसर दिया है कि वो जनता के बीच में जाएं, कांग्रेस के जो खोखले वादे हैं, 5 साल का भ्रष्टाचार है, उसको जनता को बताएं,
15 साल के बीजेपी के कामों को बताएं, 9 साल के मोदी जी के कामों को बताएं कि ये आज छत्तीसगढ़ के 16 लाख ग्रामीण आवास, 5 लाख शहरी आवास, 21 लाख लोगों को अपने सर की छत से मरहूम करने का अगर काम किसी ने पाप किया है तो भूपेश बघेल ने किया है कि गरीबों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। केंद्र की सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत घर घर में नल लगाने के लिए 72 लाख नल लगने हैं, परंतु 72 लाख नलों में अभी तक सिर्फ 23 लाख लगे हैं और उसमें भी भ्रष्टाचार का ऐसा आलम है कि जो नल जल योजना 50 साल के लिए बननी चाहिए वो 2 साल भी चलेगी कि नहीं चलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। जी, अभी जितने भी लिस्ट आए हैं, कैंडिडेट का नाम आया है, उसमें से ज़्यादातर ऐसे चेहरे जो नए हैं, तो क्या इस बार बीजेपी नए चेहरों पर अपना दांव आजमाना चाह रही है? देखिए, जो जनता की सेवा करने वाला हो, जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पर विश्वास करता हो और जो जीत सकता हो और जनता का जिसमें विश्वास हो। आजकल सब चीज़ें आधुनिक तरीकों से सर्वे के आधार पर होती है और बीजेपी ने उसी आधार पर टिकट दी है और आने वाले समय पर भी जो टिकट दी जाएगी वो उसी आधार पर दी जाएगी। इस बार राजनीति के मैदान में आम आदमी पार्टी भी साथ में है, तो आम आदमी पार्टी को कितना बड़ा चुनौती मानती है बीजेपी? अच्छा है, जितने ज़्यादा लोग लड़ेंगे उनको सबको अपनी हैसियत पता चलेगी कि जनता किसको चाहती है और किसको नहीं चाहती है। उनके जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, पंजाब के मुख्यमंत्री, उन लोग छत्तीसगढ़ में आके बोल रहे कि अभी तक कांग्रेस और बीजेपी के अलावा छत्तीसगढ़ वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इस वजह से उन लोग अभी तक जीतते आ रहे थे। अभी आम आदमी पार्टी ऑप्शन के रूप में आ गई है, इस बार आम आदमी पार्टी आ रही है। देखिए, मध्य प्रदेश के जमाने से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। पहले भी यहाँ पर कई पार्टियों ने अपना भविष्य आजमाया है, परंतु सरकारें अगर यहाँ पर बनी है तो बीजेपी की बनी है या कांग्रेस की बनी है। और इसलिए मुझे लगता है कि बाकी पार्टियां लड़े, अच्छी बात है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, इसमें सबको लड़ने का अधिकार है, परंतु जनता किनको साथ देती है वो तो भविष्य बताएगा। क्या इस बार बीजेपी ईडी और आईटी के भरोसे चुनाव में उतर रही है? देखो, ईडी आईटी जो है, अगर आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत क्या है? ये तो प्रमाण है। हमारे मुख्यमंत्री ईडी और आईटी के थ्रू या महादेव ऐप में के सब लोग दुर्ग से क्यों पकड़े जा रहे हैं? मुख्यमंत्री कहां से हैं? गृह मंत्री कहां से हैं? कृषि मंत्री कहां से हैं? जहां से 4-4 मंत्री हैं वहीं पर पूरे छत्तीसगढ़ का 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लूट कर नौजवानों का ले गए महादेव ऐप सट्टे में। दारू के लोग कहां के पकड़े जा रहे हैं? कोयले के लोग कहां के पकड़े जा रहे हैं? आखिर ये हो क्या रहा है? तो ईडी आईटी तो अगर आप भ्रष्ट नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और मुख्यमंत्री जी को तो कहना चाहिए कि जो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जनता का पैसा खा रहे हैं, उनको ईडी आईटी पकड़े। मुख्यमंत्री जी तो कार्रवाई नहीं करते हैं और जब ईडी आईटी कार्रवाई कर रही है तो वो डर रहे हैं। डर इसलिए रहे हैं क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनका और उनके लोगों का हाथ है। अभी बीच में छत्तीसगढ़ में घोटाला, जो पीएससी घोटाला है और जो एसआई घोटाला है, उस पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था और बीजेपी अपना विरोध प्रदर्शन भी की थी। तो इस मामले में कहाँ तक पहुँची जांच, शिकायत कहाँ पास? देखिए, ये तो छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य बर्बाद करना और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर से अगर हमारे नौजवानों का विश्वास उठ गया तो छत्तीसगढ़ बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आप देखेंगे, पहली पीएससी में जितने लोगों ने फॉर्म भरा, दूसरी पीएससी में उससे कम लोगों ने फॉर्म भरा, क्योंकि लोगों को लगता है कि भूपेश बघेल की सरकार में तो भाई भतीजावाद के आधार पर या पैसे के आधार पर भर्ती होगी। तो अगर हमारे नौजवानों का विश्वास उठ गया सरकार के ऊपर से, प्रदेश के ऊपर से, हमारी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर से, तो ये बहुत बड़ा खतरा है कि नौजवान अगर असंतुष्ट होता है तो वो सरकार को भस्म कर देता है। अगर आपसे ये पूछूं कि अभी तक के जो जितने भी योजनाएं निकाली कांग्रेस सरकार, उसमें से कौन सी योजना आपको ज़्यादा प्रभावित की है? कोई योजना नहीं है, कोई योजना है ही नहीं ना। अब धान के बारे में बड़ी बड़ी बात करते हैं। मोदी जी 2186 रुपये दे रहे हैं, आप 2600 रुपये दे रहे हो। 500 रुपये आप देकर मोदी जी के 2100 रुपये के लिए उनको धन्यवाद नहीं देते, आप 500 रुपये के लिए अपनी बात करते हो। मोदी जी ने धान खरीदने के लिए पिछले 5 सालों में 70,000 करोड़ रुपए दिया, आपने खाली 20,000 करोड़ रुपए लगाया है। तो आप कौन सी बड़ी वाही? अगर आप में दम है तो मोदी जी जो सपोर्ट प्राइस पर धान खरीद रहे हैं उसको पूरा आप खरीदिए और अपने दम पर 2600 रुपए में आप खरीदिए।
खाली आप एहसान फरामोश हैं। कांग्रेस द्वारा बोला गया था कि जितने भी यहाँ बेरोजगार हैं छत्तीसगढ़ में सबको रोजगार दिया जाएगा और जिसको रोजगार नहीं दे पाएंगे उनको रोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो चुनाव के अंतिम समय में अगर रोजगार भत्ते दिया जा रहा है तो ये चुनावी खेल है कि चुनावी खेल नहीं, इसको नौजवान समझता है ना। छत्तीसगढ़ में 21 लाख बेरोजगार रोजगार कार्यालयों में रजिस्टर्ड है। कांग्रेस सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में कहा कि हम 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, नहीं तो 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज जब 4.5 साल बीत गया तो 4 महीने के लिए 1 लाख लोगों को दे रहे हैं, तो बाकी 20 लाख लोग कहाँ जाएंगे? और इसलिए जो बाकी 20 लाख लोग हैं वो उनके साथ में जो विश्वासघात हुआ उसका बदला लेंगे। इस बार बीजेपी 2023 के चुनाव में ऐसे कौन से 5 मुद्दे होंगे जिसको लेकर विधानसभा चुनाव में जाएगी? बीजेपी का मुद्दा होगा सबसे पहले तो कांग्रेस की सरकार ने जो छत्तीसगढ़िया को लूटा है, ऐसे लूटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको जेल के सीक्षों में डाला जाएगा। बीजेपी किसानों के लिए ऐसा काम करेगी कि जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। बीजेपी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, ऐसी स्वास्थ्य की सुविधा करेगी, ऐसे शिक्षा की व्यवस्था करेगी, ऐसे लोगों को बिजली और पानी की जो मूलभूत आवश्यकताएं उसकी व्यवस्था करेगी, रोजगार की व्यवस्था करेगी, जिसके दम पर छत्तीसगढ़ अभी विकासशील राज्य है, विकसित राज्य बने। बीजेपी का यह प्रयास था कि अटल बिहारी वाजपेयी के जो सपने हैं उसको हमने 15 साल में साकार करने की कोशिश की। आने वाले समय में उन अधूरे कामों को और पूरा करेंगे और छत्तीसगढ़ को पूरे देश में एक विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस बोल रही कि 36 में से 36 वादे पूरे कर चुके हैं, बस चुनाव जो शराब वादा है उसको छोड़ के, तो इस पर क्या कहेंगे? आप बताइए ना कौन सा वादा पूरा हुआ? एक भी पूरा वादा हुआ क्या? इन्होंने कहा हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। क्या नेशनलाइज बैंक का कर्जा माफ हो गया? क्या लॉन्ग टर्म कर्जा माफ हो गया? शॉर्ट टर्म कर्जा माफ कर दिया, 10,000 करोड़ कर्जा माफ कर दिया, टोटल 25,000 करोड़ का कर्जा है। अगर किसान को कर्ज मुक्त करना है तो लंबे समय से जो किसान पैसा नहीं पटा पाया है और जिसको लोन नहीं मिल रहा है, जिसने नेशनलाइज बैंक से कर्जा लिया है, वो उसका कर्जा जब तक माफ नहीं होगा तब तक किसान कर्जे से मुक्त नहीं होगा। इन्होंने कहा कि हम यही नौजवानों का 2500 रुपये 10 लाख लोगों को, कहाँ हुआ? इन्होंने कहा कि हम संपत्ति कर को आधा कर देंगे, 2 कमरे का मकान देंगे, वो कहाँ पूरा हुआ? इन्होंने कहा कि जो हमारे विकलांग हैं, जो दिव्यांग हैं, जो विधवा हैं, जो निराश्रित हैं, उनको 1,000-1,500 रुपये पेंशन देंगे, वो कहाँ पूरा हुआ? इन्होंने कहा हम शराब बंद करेंगे, वो कहाँ पूरा हुआ? तो इनके 36 वादों में से विधानसभा में कुछ इन्होंने कहा है कि 17 वादे आंशिक पूरे हुए हैं, 19 वादे अभी हम पूरे नहीं कर पाए हैं। और अगर पूरा देखेंगे तो पूरे वादे तो 282 वादे हैं और 200 इन्होंने कहा कि 4 गैस के सिलेंडर हम फ्री में देंगे। क्या हुआ उसका? पिछले कुछ समय में ये ट्रेंड आया है कि जितने भी आपराधिक गतिविधि मामले सामने आए हैं उसमें कहीं ना कहीं नेता का नाम सामने आया, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी अन्य पार्टी का हो। तो ये जो स्थिति बन रही है तो कैंडिडेट के ऊपर जो पॉलिटिकल एक कॉन्फिडेंस होगा वो कैसे उसको मेंटेन कर पाएगी? देखिए, कोई भी हो, जिस दिन कोई भी शासन प्रशासन अपराधी बड़ा से बड़ा हो उसके ऊपर भी कार्रवाई करना शुरू कर देगा तो ये ट्रेंड बंद हो जाएगा। जी, अभी आपसे लास्ट सवाल है ये कि जो छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर भूपेश बघेल आगे बढ़ रही है और बोल रहे कि छत्तीसगढ़ियावाद को हम आगे बढ़ाएंगे, छत्तीसगढ़ का नाम बाकी अन्य राज्यों से ऊपर लेके जाएंगे, तो छत्तीसगढ़ियावाद में कितना सफल हो पाई है? क्या है छत्तीसगढ़ियावाद? क्या है छत्तीसगढ़ में अमन चैन आए, ये छत्तीसगढ़ियावाद है। छत्तीसगढ़ के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, ये छत्तीसगढ़ियावाद है। छत्तीसगढ़ के बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे स्थान पर पहुंचे, ये छत्तीसगढ़ियावाद है। छत्तीसगढ़ के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, ये छत्तीसगढ़ियावाद है। ये तो छत्तीसगढ़ियावाद नहीं, अपने घर में हरेली मना लेते हैं। जिस दिन गांव-गांव में लोग अच्छे से हरेली मनाएंगे, जिस दिन गांव-गांव में लोग गेड़ी चढ़ेंगे, जिस दिन गांव-गांव में मादर की थाप के ऊपर में लोग कर्मा ददरिया सुआ करेंगे, जिस दिन गांव-गांव में लोग अपने उत्सव मनाएंगे, उस दिन छत्तीसगढ़ियावाद की बात होगी। मुख्यमंत्री खाली अपने घर में मना लेते हैं और अपने घर में मनाकर बड़े बड़े विज्ञापन दे देते हैं। छत्तीसगढ़ियावाद जो है सिर्फ समाचार पत्रों में है,
खाली न्यूज़ में है। छत्तीसगढ़ियावाद वास्तव में, छत्तीसगढ़ियावाद जो है भूपेश बघेल जी का, कांग्रेस का छत्तीसगढ़ियावाद, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़िया को लूटने का वाद है और इनका यही छत्तीसगढ़ियावाद है। आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि जो एक राम है छत्तीसगढ़ में, जैसे कि जो बीजेपी हमेशा से उसको लेते आ रही है कि एक राम है और एक गौ है, और ये कांग्रेस इसको अपने पाले में लगी, तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रह कोई गया। अपने पाले में नहीं है। राम ना बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के हैं, वो सब के हैं, वो सार्वभौम हैं, वो सबके आदर्श हैं। कांग्रेस बांटने की कोशिश कर रही है। राम के बिना ना ये देश चल सकता, ना लोग चल सकते। और मेरा तो ये मानना है कि ये राम का नाम लेकर, जैसे कालनेमी ने, जैसे ताड़का ने हनुमान जी को गुमराह किया था, गुमराह करने की कोशिश की थी और आखिरी में हनुमान जी ने उनको सबक सिखाया, तो छत्तीसगढ़ की जनता हनुमान के रूप में कालनेमी और ताड़का का वध करेंगे और जो राम के लिए ईमानदारी से काम करते हैं उनका संरक्षण करेंगे। साथियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात नए एपिसोड में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।